इजराइल में 7 अक्टूबर से आपने देखा होगा कि गाजा पट्टी से हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए और उसके बाद से इजराइल और पैलेस्टीन और एंटायर मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी का माहौल है और इसका असर कई सारी चीजों के ऊपर में पड़ रहा है। यहां तक कि आप देखेंगे कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही, इनमें से कोई भी ऑयल एक्सपोर्टर नहीं है और ना ही ऑयल प्रोड्यूसर है, उसके बावजूद ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से दुनिया में खलबली का माहौल है। तो अगर मार्केट में इस प्रकार की खलबली है तो सोचिए लोगों में किस प्रकार से, किस तरह की अफरा तफरी का माहौल होगा। उसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि उसी दिन जो भारत की एम्बेसी है इजराइल में, उन्होंने तुरंत से एक एडवाइजरी जारी करके ये बात कही कि भारतीय विजिलेंट रहे और उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया, अपनी ईमेल आईडी भी बताई कि अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां पर कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन बात यहां पर रुकने वाली तो थी नहीं। सबको समझ में आ रहा था कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये लगातार बढ़ेगी। और उसके बाद इजराइल ने अपने यहां पर आर्टिकल 40 एलेफा को इनिशिएट कर दिया और वो इस इनिशिएट होते ही ये बात तय हो गई कि ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, ये रीजन है, ये अब एक लंबी वॉर में जा रहा है। तो अगर लंबी वॉर में जा रहा होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए अब जीवन उतना अनुकूल नहीं रह जाएगा। जिस सपने को संजो कर वो वहां पर गए थे वो अब शायद कुछ समय के लिए पूरा नहीं हो पाएगा, उनको वहां से लौटना हो। तो उनको वहां से वापस बुलाने के लिए भारत सरकार ने हर बार की तरह से एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत की सरकार अपने नागरिकों को किसी वॉर टॉर्न एरिया से बाहर निकालने के लिए कोई ऑपरेशन इस प्रकार से लॉन्च कर रही है। जब जब आपको कहीं पर भी नजर आया कि कोई रीजन किसी प्रकार की कोई क्राइसिस में है, वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश करनी होगी। भारत ने हर बार इस प्रकार का एक ऑपरेशन करके अपने लोगों को वहां से निकाला। ये हम लोग वीडियो में अभी आगे देखेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। देखिए आज यानी कि 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत इजराइल में फंसे हुए लगभग 18,000 नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए इस ऑपरेशन के अंतर्गत कहा जा रहा है कि स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, इसमें एयरफोर्स के ऑपरेशंस होंगे और इंडियन नेवी को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, आपको कॉल किया जाएगा तो आप तुरंत एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए वहां पर पहुंचने के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। तो आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल तो ये इंडियन एयरफोर्स का और चार्टर्ड फ्लाइट्स का ही एक ऑपरेशन है, लेकिन आने वाले समय में ये एक एयरफोर्स, इंडियन नेवी का भी ऑपरेशन बन सकता है। कितने लोग वहां पर हैं? कहा जा रहा है कि लगभग 18,000 भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं। तो आखिर 18,000 लोग इजराइल में कर क्या रहे थे, क्या करने के लिए गए थे? देखिए इजराइल और भारत के संबंध आपको पता है कि काफी अच्छे हैं और सिर्फ ये सरकारों के बीच में ही नहीं है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट का अगर आपको स्केल समझना हो तो समझिए भारत और यूएसएसआर और रशिया के बीच के संबंध बहुत पुराने हैं। बहुत लंबे समय से इंडिया और यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया और रशिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तब ये जो अभी क्राइसिस आई थी, आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, उसमें लगभग 22,000 लोगों को निकाला गया। और यहां पर इजराइल जैसा छोटा सा देश और जहां पर डिप्लोमेटिक टाइज काफी लेट शुरू हुए, उसके बावजूद यहां पर भी 18,000 लोग हैं। तो आखिर 18,000 लोग यहां पर करते क्या है? देखिए अलग अलग स्ट्रीम के लोग हैं, अलग अलग कारणों से इजराइल पहुंचे। यहां पर आपको कुछ स्टूडेंट्स नजर आएंगे लगभग 1000 की संख्या में। यहां पर देखिए अब आप बात करेंगे कि स्टूडेंट्स इजराइल में क्या कर रहे हैं। जी हाँ, इजराइल में भी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। खासकर से अगर मैं यहाँ पर उनकी जो मेन यूनिवर्सिटी है तेल अवीव यूनिवर्सिटी, जो इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में है, उसकी बात करूं तो वहां पर आप देखेंगे इस तरीके से इंडिया के स्टूडेंट जाते हैं कई सारी स्ट्रीम्स की पढ़ाई करने के लिए। खासकर से अगर मैं बात करूं तो वो बिजनेस एनालिटिक्स की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, वो आईटी की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, आपने देखा होगा कई बार, अगर आपने न्यूज में पढ़ा भी हो, कि इजराइल के लिए कहा जाता है कि किस तरीके से उन्होंने मिडिल ईस्ट के रीजन में
एक सिलिकॉन वैली बना रखी है, एक मिनी सिलिकॉन वैली। उस सिलिकॉन वैली को केटर करने के लिए ऑब्वियसली वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काम करते हैं और वैसे कोर्सेज चलाते हैं। उन कोर्सेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पहुंचते हैं और भारतीय स्टूडेंट भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो लगभग 1000 की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि उनकी सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। उसके बाद भारत के डायमंड ट्रेडर्स हैं, ये भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद जो अगली सबसे बड़ी संख्या वहां पर आती है इन सबसे ज्यादा, वो आती है भारत की नर्सेस की, भारत की केयर गिवर्स की। भारत की केयर गिवर्स, आपको पता है कि केरल से निकलकर वो मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में सर्व कर रही हैं और अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो इजराइल भी पहुंचती हैं। इस क्राइसिस के दौर में, जबकि इजराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हो चुकी है, इस समय जबकि उनको वहां से वापस आना चाहिए, कई सारी नर्सेज ने डिसाइड किया है, भारतीय नर्सेज ने, कि वो वहीं रहेंगी, वहां रहकर जो घायल होंगे वो उनकी सेवा करेंगे। उनका कहना है कि यही तो समय हमारे काम करने का, इस समय हम कैसे लौट कर आ सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना से आपको वहां पर काम करते हुए भारतीय नजर आएंगे। देखिए, इजराइल के बड़े बड़े अधिकारियों का भी इस प्रकार से कहना है कि भारतीय इजराइल में पहुंचकर कई प्रकार से, अनेकों तरीके से इजराइल की सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सिर्फ इजराइल में ही नहीं, पैलेस्टीन में भी भारतीयों की बड़ी संख्या देखी जाती है कई बार। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि लगभग 20 भारतीय पैलेस्टाइन में भी इस समय फंसे हुए हैं। देखिए, भारतीयों की मदद करने के लिए लगातार भारत सरकार इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर घोषित कर रही है, जारी कर रही है। ये इस प्रकार से कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स इशू किए गए हैं। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जब कभी भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन बनी है तो वहां से भारत सरकार ने भारतीयों को निकालने की कोशिश की है। ये ऑपरेशन अजय इजराइल में इस तरह का किया जा रहा कोई पहला प्रयास नहीं है, इसके पहले भी अनेकों प्रयास किए जा चुके हैं। मैं एक एक करके अगर ऐसे प्रयासों के जिक्र करूं तो देखिए, सबसे पहला जो इस श्रृंखला में आता है वो सबसे हाल फिलहाल में किया गया ऑपरेशन गंगा, जो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पर लगभग 22,500 भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडिया की दूसरी एयरलाइंस के द्वारा लगभग 90 फ्लाइट्स चलाई गई थी और इनके माध्यम से सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी और भारत के कुछ अलाइड नेशंस के भी नागरिकों को वहां से निकाला गया था। इसी तरीके से एक दूसरा मिशन चलाया गया था लगभग 2005 में, जब यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई। यमन में फंसे हुए लगभग 3000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। इस ऑपरेशन राहत में भी आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स चलाई गई थी और भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरेबिया जब यमन में बॉम्ब बरसा रहा था, उस बॉम्ब बरसाने की प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था ताकि भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार आसानी से निकाल सके। 2005 में ही जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, उस समय भी भारतीयों को निकालने के लिए, और सिर्फ भारतीयों को निकालने के लिए ही नहीं, वहां पर डिजास्टर रिलीफ मेजर्स को चलाने के लिए, रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस को कंडक्ट कराने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन मैत्री घोषित किया था। और इस ऑपरेशन मैत्री में लगभग 1000 एनडीआरएफ की फोर्स और उनके पर्सनल्स को भी भेजा गया था। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, उस पैंडेमिक के समय में दुनिया भर में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। इस वंदे भारत मिशन के तहत आप देखेंगे एक जाइगेंटिक ऑपरेशन चलाया गया, लगभग 6 लाख भारतीयों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। इतना बड़ा ऑपरेशन शायद ही रीसेंट हिस्ट्री में दुनिया के किसी देश ने चलाया हो, और यह ऑपरेशन लगभग 7 महीने तक चला। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में आपने देखा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, तालिबान की जैसे ही सत्ता आई, वहां से दुनिया की जो सिविलियन पॉपुलेशन है जो वहां पर पहुंची हुई थी, वो वहां से निकलने की कोशिश की। और सिर्फ दुनिया की बाकी जगहों की पॉपुलेशन ही नहीं, अफगानिस्तान के लोग भी जो तालिबान से परेशान थे वहां से निकलने की कोशिश की। ऐसे में उनको निकालने के लिए भी भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में सिर्फ इतनी ही एक प्रॉब्लम नहीं थी, यही एक चुनौती नहीं थी कि वहां से अपने लोगों को निकालना है। लोगों की संख्या की बात करें तो ये लगभग सिर्फ 600 इंडिविजुअल्स थे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज थी, भारत की बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रही थी, तो उनकी मशीनरी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी चीजें, बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस वो पड़े हुए थे।
भारत का हैवी इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान में। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में उन सभी चीजों को भी वहां से लाने की कोशिश करनी थी। तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। और देखिए, अभी इजराइल और पैलेस्टीन में ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देश इस प्रकार का कोई ना कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं जिससे कि अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। देखिए, माहौल बहुत गंभीर है इस समय मिडिल ईस्ट में। किसी को नहीं पता कि ये वॉर कब तक चलेगी। इजराइल ने भी घोषणा करी दी है कि वो एक लंबी वॉर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो वॉर है ये सिर्फ कोई हमास ग्रुप से नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर एंटायर मिडिल ईस्ट रीजन में जितने भी पैलेस्टाइन के सिंपैथाइजर्स हैं उनसे उनको करना है। और उसमें भी सबसे बड़ा जो उनको सामने चैलेंज दिख रहा है वो है ईरान। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि ये जो इजराइल पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आ रहा है ये यहीं नहीं रुकेगा, ये यहां से बढ़कर इजराइल और ईरान की वॉर, और हो सकता है कि आगे चलकर ईरान और सऊदी अरेबिया की वॉर तक भी फैल सकता है।